अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर अब्दुल कादर। काकाज़ गार्डन एंड लाइब्रेरी में खुशामदीद। आज डॉक्टर अब्दुल हकीम बंदीचा हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। हम आज के सेशन में हम दोबारा आपसे कुछ चीज़ें रह गई थी वो बात करेंगे उन पे, क्योंकि आपकी शख्सियत माशाल्लाह एक ऐसा किरदार है जिस पे हमें आपसे बात करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, ताकि हमारे जो सामीन हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हों। तो हमने पिछले सेशन में आपसे साइंस और आपकी जदोजहद के हवाले से क्वेश्चन किए थे। आज मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमें इस वक्त जिन चैलेंजेस का सामना है तालीमी लिहाज से, मैं लसबेला के पर्सपेक्टिव में बात करूँगा, चूँकि आप कि लसबेला में आप बज़ात खुद रह रहे हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है। एज ए साइंटिस्ट आपकी ऑब्ज़र्वेशन भी बहुत ज़्यादा होगी कि लोग क्या कर रहे हैं। तो क्या आप कहते हैं इस हवाले से? लसबेला की एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि हमारे इदारे बहुत पीछे हैं। आप रजिस्ट्रार बलूचिस्तान चले जाएं, आप मकरान चले जाएं। मैं रहा हूँ वहाँ पे, मैंने 2 साल सर्व किया तुरबत में। मैं पसनी में रहा हूँ, मैं नौशकी तक, तफ्तान तक गया हूँ, उधर नसीराबाद जाफराबाद तक गया हूँ मैं। पश्तून बेल्ट भी मैंने देखा है। तो ये नहीं कि हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं, हमारे पास बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। हमारे पास सिर्फ हीरोज़ की कमी है, हमें चंद लोगों की ज़रूरत है, रोल मॉडल्स की कमी है हमारे पास स्कूल्स आप देखें, डिसिप्लिन में देखें, ड्यूटी जितनी लसबेला में लोग टीचर्स करते हैं शायद कहीं करें। अच्छा, बेहतर है, बहुत बेहतर है। हमारा अटेंडेंस, टीचर का अटेंडेंस रेशो बहुत बेहतर है, स्टूडेंट्स रेशो बहुत बेहतर है। आप हमारे करीबी डिस्ट्रिक्ट आवरान चले जाएँ, वहाँ आप कहेंगे, होंगे, आपने देखा होगा, वहाँ बहुत रेयर स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन वहाँ से फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स मिलेंगे, आपको PhDs कहीं मिलेंगे। मैं यहीं फिर आपको रोक के सवाल करूँगा, फिर इसकी क्या वजह है? इसका रीज़न मैं यही कहूँ कि हमारे पास रोल मॉडल्स की कमी है। हम शायद अपने एजुकेशनिस्ट को उतनी वैल्यू उस वक्त नहीं देते जितना देने चाहिए, और हमें एजुकेशन हमारा फोकस नहीं है। और दूसरी बात है, मेरे ख्याल में जो एजुकेशन का वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारे एजुकेशन में बहुत बड़ा इशू है, तमाम एजुकेशन में। अब मैं BRC को देख रहा हूँ, मैं सॉरी शायद BRC में सुनेंगे तो थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे। मैं खुद BRC सेटअप में रहा हूँ 2 साल। वो इदारे जो मैं देखता था, इवन तुरबत उस वक्त भी इतना टॉप लेवल पे इदारा नहीं था, मतलब उस मैं समझता हूँ कि उसको बहुत बेहतर होना चाहिए था, लोलाई को कंपेयर करें तो। BRC आप देखिए 10 सालों से 2006 में इसका इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुई है। हम मरते दमते पे लड़ते लड़ते जो हमने जाकर गालिबन की 2015 या 16 में शायद उसको, या 17 में जाकर उसको लॉन्च किया है क्लासेस उसमें। तो हमारे इदारे शायद उसमें हमारा एजुकेशन की तरफ फोकस नहीं है। आता है कि ये एक बहुत अच्छे इदारे हैं, ये आपको अच्छी नर्सरी दे सकते हैं, बड़ा अच्छा, मतलब क्योंकि आपको अगर नर्सरी चाहिए, कि ज़ाहिर आप 7 स्टूडेंट से लेते हैं तो इंटर तक ये बच्चे पहुंचते हैं, बड़ी अच्छी नर्सरी है हमारे लिए। हमारे पास पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कितनी अच्छी उसकी बिल्डिंग है, कुछ कितना अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। शायद बहुत सारे इदारों के पास इस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग कंक्रीट का ढेर बनने से एजुकेशन तो नहीं आती ना जी। आप मैनेजमेंट में। और दूसरी बात ये कि जो मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी कोई नज़र नहीं है, उनसे अगर कोई ऑर्डर नहीं करता कि देखिए हमने आपको इस साल इतना बजट दिया, या इतने आपके पास टास्क थे, आपने क्या किया, आपकी अचीवमेंट क्या है। सपोज मैं किसी कॉलेज से पूछूं, भाई अब ये नहीं पूछे भाई मेरे बच्चे कॉलेज में रेगुलर हैं, मेरे बच्चे जो है अटेंडेंस हमारी इतनी है, हमारे टीचर हमारे पास इतने हैं, हमारे पास इतने टीचर इस क्वालिटी के हैं, PhDs हैं या X हैं, Y है। मैं ये पूछूंगा कि लास्ट ईयर आपके बच्चे, कितने बच्चों ने जो है वो इंजीनियरिंग की सीट हासिल की, या कितने बच्चों ने मेडिकल की सीट हंट की, या कितने बच्चे आपके टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर, पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी के एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हुए, या कितने बच्चों ने आप जाकर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो है ना कम्पीट किया। मैं अब मैट्रिक में इतने मार्क्स लिए या इंटर में इतने मार्क्स लिए, मेरे ख्याल में ये अब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको भी पता है हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम का, आपने हमारी जो असेसमेंट है, ना तो हमारी असेसमेंट ठीक है, ना तो हमारे एग्ज़ाम चीटिंग का माहौल है। आजकल व्हाट्सएप का दौर है, लोग चीटिंग करते रहते हैं, बच्चों को बुक्स साथ में दे के लोग पकड़ा देते हैं कि यार जाओ एग्ज़ाम कर लो। हमारे दौर में चीटिंग होती थी, ऐसे नहीं होता था। मैं नहीं कहता कि हमने कभी नहीं की, चीटिंग होती थी उस ज़माने में, मतलब बहुत कम होती थी, बहुत रेयर होती थी कोई आदमी जो है ना पेज किसी के हाथ में हो।
हमारी चीटिंग ये होती है किसी साइट को देख लिया, छोटे बच्चे क्वेश्चन किससे पूछ लिया, किसी छोटे बच्चे आ गए। आजकल आप देखिए व्हाट्सएप फ्रीक्वेंसी इसकी कम थी, कम में एकदम 5%, मेजॉरिटी 5% या मैक्सिमम, अगर कुछ बहुत ज़्यादा। हम लोग तो वैसे भी देहात से लोग थे, हमें तो कोई ऐसे जानने वाला या कोई इसके प्रोग्राम का नहीं पता होता कि चीटिंग किस तरह की जाती है, लेकिन जो करते थे तो वो भी 10%। अभी आप देखिए 90% हमारे पास सिस्टम जो है हमारे चीटिंग पे चल रहा है। और हम अगर कोई बंदा आकर उसको कहेगा यार ये नहीं करो, एक अच्छी इबादत नहीं है या अच्छा काम नहीं है, तो वो बंदा आपसे नाराज़ हो जाएगा। आप उसके साथ, आप यूँ समझिए आप उसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छा मशवरा देंगे, कहें यार ये तो बंदा हमारे फ्यूचर ख़राब कर रहा है, पता है कैसा। इसमें मेरे ख्याल में हम प्रायोरिटी भी हम सेट नहीं कर पाए हैं। हम सिर्फ ज़्यादा नंबरों पे जोर देते हैं कि जी मेरे नंबर बढ़ जाएं, तो वो नंबर तो किसी तरह चीटिंग या कोई और सोर्स इस्तेमाल करके आगे चले जाते हैं। बट मैंने डॉक्टर साहब काफ़ी दफ़ा देखा है कि इन करें बहुत से लोग हैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, मतलब अगर आप उनको कहें कि जी अपना तारुफ करा लें तो वो वहीं फंस जाते हैं। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि हम आपकी जैसे बात कर रहे हैं कि हमारी तरजीह नहीं रही है, एजुकेशन प्रेफरेंस नहीं रही है। ये असल में इस प्रेफरेंस ना होने का रीज़न भी है। मैं हमेशा ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे एजुकेशन के मकरान के लोग हैं, माशाल्लाह से मैं रहा हूँ, आपको हमारी यूनिवर्सिटी में आपको लोग मिलेंगे। आपको देखिए हर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब, आप कहीं इस्लामाबाद में चले जाएं ना, आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप बलुस्तान यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप लम्ज़ लाहौर की जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें चले जाएं, आपको लसबेला के कितने मिलते हैं वहाँ के। बिल्कुल। अब मकरान में हमारे जो लसबेला में न पढ़ने का रीज़न ये है कि हम बेसिकली इस एरिया में जितने भी आप हैं या मैं, हम लैंडलॉर्ड लोग हैं जी। हमारी जद्दी पिछती बड़ी ज़मीनें हैं, हम पुराने एसेट खा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एसेट्स हैं। आप भी देखें, आप भी एक ज़मींदार फैमिली से थे, मैं भी एक ज़मींदार फैमिली से था। ज़मीन होने के बावजूद वो और बात है कि हम लोग उस ज़मीन से भी कुछ नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, हम 10 रुपये किराए के लिए भी परेशान होते थे। तो हम बेसिकली लैंडलॉर्ड हैं, और ये लसबेला एक जंक्शन है बिज़नेस का। यहाँ पे आपको मिडिल ईस्ट तक यहाँ कनेक्ट होता है, आप पूरा मिडिल ईस्ट आकर यहाँ आकर कनेक्ट होता है। अभी भी हमारी वेजिटेबल डॉक्टर साहब एक्सपोर्ट होती हैं, इधर से बैंगन अफगानिस्तान जाते हैं और ये काज़किस्तान वगैरह वहाँ से फिर आगे चले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो बिज़नेस की जो वो है, मतलब आप मिसाल एक छोटा सा आदमी पेट्रोल की दुकान खोल लेता है जी, वो मुझसे और आपसे ज़्यादा उसकी इनकम है। बिल्कुल। तो लिहाजा लोग उसको रोल मॉडल बनाएंगे, मुझे और आपको क्यों बनाएंगे? हाँ, कादर को क्यों बनाए, हकीम को क्यों बनाए? और रोल मॉडल देखेंगे लोग आपकी तो लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं। कहते हैं ना कि जो दिखता है वही बिकता है, वही बिकता है। अब देखिए लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे, आपको देखें यार कादर साहब देखो यार, ये तो यूनिवर्सिटी में इंजीनियर है, इसने इतनी एजुकेशन हकीम ने यार PhD कर ली, पोस्टडॉक कर ली, उसके पास क्या आ रहा जा रहा है, जबकि वो एक बड़ी गाड़ी में घूम रहा होता है। तो जाहिर बात है, तो हमारे पास जो लोगों की प्रेफरेंस इसलिए भी कम है, एजुकेशन हमारा फोकस इसलिए भी, एक तो हम लैंडलॉर्ड हैं, बिजनेस है लोगों के पास, लोग हमारी जो शौक है वो लोगों का, जाहिर बात है स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड या जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, बेसिकली वो इनकम जो है वो आपकी उधर से जहाँ से ज़्यादा थी, लोगों का प्रेफरेंस उस तरफ चला जाता है। तो लोग पढ़ने की तरफ इतने तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी प्रेफरेंस में शायद शामिल नहीं है। तो लेकिन ये कि अभी थोड़ा सा सेटअप चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं, इदारे भी थोड़े से लास्ट 10 साल में मैंने बहरहाल हम वर्स्ट से वर्स्ट की तरफ चले गए। अभी होप करते हैं, मतलब उम्मीद है। अभी आप क्या समझते हैं, हम बैक हो रहे हैं वापस एजुकेशन की तरफ? असल में हमें बैक होना पड़ेगा, हुए तो अब बहुत पीछे हैं। आप हमारी यूनिवर्सिटी में देखें, हमारी यूनिवर्सिटी 2006 में जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है जी। अभी हमारे पास फैकल्टी में आपके पास कितने लोग हैं? बिल्कुल ना होने के बराबर है। पहले वही जो आप तुर्बत की बात कर रहे थे, मैक्सिमम तुर्बत की फैकल्टी है। तुर्बत की क्यों है? अब उसके क्वेश्चन का ये है, इवन तुर्बत में खुद की यूनिवर्सिटी भी है। अब उसका ये है कि हमारे अभी भी आप फैकल्टी आप देखें 10-8 लोग से ज़्यादा नहीं हुए, 10 से नहीं होंगे जी, 10-12 लोग मैक्सिमम आपके इंडिजिनस नहीं, आई थिंक मिला के जो है वो लोग कुल मिला के जो है वो आपके लसबेला के लोग होंगे इसमें। लेकिन फिर भी आप बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, क्योंकि हमारे पास अभी भी इनकम का सोर्स या हमारे पास अभी भी प्रेफरेंस जो है वो एजुकेशन नहीं है। हम एजुकेशन को इतना फोकस नहीं करते, इस वजह से मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब आपकी बातें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, और तो मैं इस मौके पे चाहूँगा कि चूँकि आपका ताल्लुक़ एजुकेशन से है, फैकल्टी से है, और आप काफ़ी इंटरेक्शन आपके स्टूडेंट से भी है, सारे यंगस्टर हैं, तो मैं सोचूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले वक्त के लिए, वो अपने आप को किस तरह तैयार करें कि वो आने वाले वक्त का मुकाबला कर सकें? मैं जो यंगस्टर्स हैं, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं स्कूल के या कॉलेजेस के या हायर सेकेंडरी के, यार सेकेंडरी जी, उनके कहना चाहूँ कि दुनिया अभी ख़त्म नहीं हुई।
आप कहते हैं कि आज कंपटीशन ज़्यादा है, आजकल अपॉर्चुनिटीज़ श्रिंक हो गई हैं, ऐसा नहीं है, अब भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लोगों की प्रेफरेंस थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, बच्चों की प्रेफरेंस चेंज होनी चाहिए। वो ये समझे कि हम हार्ड वर्क करें। मैं ये नहीं मानता कि आप हार्ड वर्क की वजह से आपको फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिले, आप ज़रूर कुछ ना कुछ गेन करेंगे। मैं उनको ये कहूँगा कि ट्रस्ट ऑन योर एबिलिटीज़, ट्रस्ट ऑन योर हार्ड वर्क एंड ट्रस्ट ऑन योर प्रोफेशनलिज्म, यू विल बी अ परफेक्ट प्रोफेशनल ऑन टाइम। ये टाइम वो आएगा कि आप एक अच्छे प्रोफेशनल होंगे, एक अच्छे एजुकेशनिस्ट होंगे, एक अच्छे प्रोफेसर होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे इंजीनियर होंगे। अब सिर्फ ये कहना, फिर हम ये भी नहीं सोचे कि हमने अब सपोज़ मैं ही समझ लूँ, मैंने PhD कर ली, मैं प्रोफेसर बन गया, मेरी फलाना और X और Y ग्रेड है, तो मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई। नहीं, अभी तो डिलीवर करने का टाइम स्टार्ट हुआ है। हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, एजुकेशन को क्या दे रहे हैं। तो बच्चों को भी मैं मोटिवेट ये करूँगा कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीना हर कोई जीता है, आप दूसरों के लिए भी जिए। आप अपने पूरी एक इलाके को, एक नेबरहुड को, एक जो आपका है उसको आप अपलिफ्ट करें, और साथ साथ मोटिवेशन अंदर ये क्रिएट करें कि मैं ये कर सकता हूँ आसानी से, ये बहुत आसानी से हो सकता है मुझसे। मैं CCS कर सकता हूँ, मैं PCS कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। मेरे ख्याल में अगर इस ऑब्जेक्टिव और इस एम के साथ आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, आपके पास एम क्लियर हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी जगह पर जाकर स्टक होंगे। आपके पास ठीक है, आपका प्लान था डॉक्टर बनना, आप नहीं बन सके, आप इंजीनियर बनना नहीं बन सके, दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई ना। जी हाँ। आपके पास प्लान A, B, C और D होना चाहिए। इस प्लान के साथ नहीं तो आप इस प्लान के साथ चले जाएंगे। मैं पे यकीन से कह सकता हूँ, मैं श्योरिटी के साथ, कि वो बंदा कभी कहीं किसी जगह पे नहीं रुकेगा। बिल्कुल। और कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, अक्सर कहते हैं कि सर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ये नहीं है। तो मैं एक छोटी सी मिसाल अपने PhD की दूँगा इस हवाले से, कि मैं जब यहाँ से गया, ज़ाहिर है टीचर तो थे, सब्जेक्ट ठीक है पढ़ाते रहे 4-5 साल इससे पहले भी। तो मैं चाइना में पहुंचा, तो मैं प्रोफेसर से मैंने कहा कि उसने मुझे कहा कि डू यू हैव अ प्रपोजल। तो मैंने कहा सर मुझे तो समझ नहीं आया प्रपोजल होता क्या। तो मैंने उससे सर व्हाट्स प्रपोजल, कहते यू हैव डन रिसर्च इन पास्ट। मुझे ना सर हमारे पास MS का एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट था, वो दिखाया, कहते दिस नॉट। तो उसने अपनी रिसर्च पब्लिकेशन दिखाई, बड़े बड़े जर्नल्स की, और JACS की, और जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की, नेचर की, बड़े बड़े जर्नल जितने भी, साइंस की। तो प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, तो मैं ये सोचने लगा कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत टफ है। अच्छा, ये आप चाइना में जाके सोच रहा हूँ। मैं दूसरा दिन है गालिबन मेरा। तो प्रोफेसर भी बड़ा अच्छा, मैं फॉर्चुनेट था। मैं कहता हूँ कुछ चीज़ ऐसी होती है बियॉन्ड योर कंट्रोल है, क्योंकि अगर आज उस प्रोफेसर को मैं क्रेडिट इसलिए दूंगा कि ये आप कहते हैं ना कि मैं सब कुछ मैं खुद हूँ, मैं खुद नहीं हूँ। मुझे उस प्रोफेसर की बहुत कंट्रीब्यूशन बात की, एक बस वाले का भी जिक्र किया, मतलब कंट्रीब्यूशन उसकी भी, ये मेरे हाथ में नहीं था कि अच्छा प्रोफेसर मिलना, एक अच्छा कंपिटेंट, उसकी इंग्लिश अच्छी हो। चाइना में आपको उस ज़माने में, अब तो थोड़ी सी बेहतर हो गए कि इंग्लिश वो आ गए उसकी तरफ, ओपन हो गया चाइना निस्बतन। 10 साल पहले अगर जो हम देख लें तो चाइना इतना ओपन नहीं था, चाइना क्लोज था, और वहाँ हार्डली कोई इंग्लिश बोलता था। तो मुझे एक अच्छा प्रोफेसर, और जिसकी स्पोकन इंग्लिश इतनी ज़बरदस्त थी कि आप फील नहीं करते कि आप किसी अमेरिकन से बैठे हुए हैं, चाइनीज़ के साथ। और उसकी जो नॉलेज, तो जिसकी जो उसका करियर था, वो बेसिकली USA से उसने पोस्ट डॉक्टरेट की थी, और एलन जे हेगर कोई नोबेल प्राइज़ विनर है केमिस्ट्री में, उसका ग्रुप मेट रहा था। तो मुझे लिए ऑनर था कि मैं एक ऐसे प्रोफेसर के पास गया जो बेसिकली केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ विनर, टू सम एक्सटेंड नोबेल विनर था। तो उसके ग्रुप का मेंबर था जो मेरा सुपरवाइज़र या मेंटर था। तो मुझे उसने कहा कि, मैंने कहा सर आई डोंट हैव रिसर्च, आई डोंट थिंक आई कैन कंटिन्यू विद यू ऑन दिस टॉपिक और दिस रिसर्च, दिस काइंड ऑफ रिसर्च, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। उसने बहुत सादा सा अल्फाज में मुझे कहा कि हाकिम, उसने यू डोंट नीड टू बी वरी, इट्स वेरी ईजी यू नो टू राइट ऑन अ ब्लैंक शीट रादर देन हाफ फिल्ड वन। कि सफ़ेद पेज पे लिखना बहुत आसान है, आधा भरा होता है उस पर लिखना बहुत मुश्किल है। आपने रिसर्च नहीं की ना, ये बहुत आसान है, आप सीख कर लेंगे। अगर आपने आधी की होती तब आप कन्फ्यूजन का शिकार होते। आप क्योंकि खाली आपने कुछ नहीं किया ना, आप सीख जाएंगे, आप बड़े अच्छे रिसर्च बन सकते हैं, आप मेरे ग्रुप में चल सकते हैं। ये आपने अच्छा नुक्ता बताया। और हम बच्चे ये नहीं आते कि सर मेरे तो बेसिक नहीं है, मैंने तो सर स्कूल मेरा अच्छा नहीं था, मुझे ये नहीं आया। तो ये एक लेम एक्सक्यूज़ है, मैं इसको बहाना समझता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में हमने भी नहीं सीखी। हम भी, आपको पता है स्कूल में क्या होता है, हमने रटा लगा लिया, याद कर लिया। हमारे पास तो उस ज़माने में नोट्स भी नहीं होते थे, हैंडबुक भी नहीं होते थे। हम लोग ये बुक्स जो उसमें किस्सा कहानी भी डालते थे, हम वो सारे रटा लगाते थे और समझ कुछ भी
समझ तो उससे शायद हम 1% भी नहीं लेते थे। तो हम वो किस्सा कहानी में रटा लगा के लटा लगा। मैथ तो ठीक है, वो टेक्निकल सब्जेक्ट था और हम क्रेडिट देते हैं इसमें अरशद लतीफ़ साहब का, लेट उसने बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसमें। फिर केमिस्ट्री में शाह साहब का बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं वो नहीं है, या मुझे सर मैंने पढ़ाई नहीं है। आप किस बच्चे को सर मुझे मैथ नहीं आती, यार क्यों नहीं आती, सीख ले, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। आप देखिए मोबाइल नए आए, सारे से मोबाइल हमसे यूज़ नहीं हो रहे थे, आज हम एंड्रॉयड और स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि एटमॉस्फेयर आपको जो इन्वायरमेंट है वो इम्पोज कर लेता है कि आप सीख लेते हो चीज़ें। तो वो बच्चा जो कहते हैं मुझे मैथ नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मैं कमज़ोर हूँ इसमें, मैं इसमें नहीं चल सकता, ये लैम एक्सक्यूज़ है मेरे हिसाब से। आप ज़िंदगी किसी स्टेज में सीख सकते हैं। कंप्यूटर आपके दौर में था? नहीं था। हमने तो डेस्कटॉप ही नहीं देखा। डेस्कटॉप आए, मुझे याद है इंटर में BSc कर रहे थे तो लैब भी उस बाय देन डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे जाम कमाल साहब। तो उस दौर में मैंने खुद वो देखी थी, कंप्यूटर देखे, उसको ऑन और ऑफ सीखे। उसके बाद हम चाइना गए। अब तो यकीन मानिए आजकल छोटा मोटा कंप्यूटर में सारा काम कर लेते हैं। बिल्कुल, क्यों कर ले, हमें कोई उस्ताद उसकी किसी उस्ताद भी की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सीख लिया, मजबूरी थी हमारी, हमें सीखना चाहिए। तो मैं बच्चों को ये कहूँगा कि वो मोटिवेट हों, और ये चीज़ नहीं कि हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं करेंगे, ये हमारे पास ये टीचर नहीं था, फिजिक्स का अच्छा टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का अच्छा टीचर नहीं है, बायोलॉजी में हमें ये वीक है। आप आज रीडिंग कर सकते हैं। आजकल आप हमसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, आपके पास आज यूट्यूब मौजूद है। जी हाँ, आप जाएं, एक क्लिक करें, आपको उससे अच्छे से अच्छा टीचर आपको वहाँ पर मिलेगा। आज आपको मेरी और किसी और टीचर की फिजिकली होने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करें एक टॉपिक, आपको मिल जाएगा 50 लोग आपको बेहतर से बेहतर लोग। बहुत दफ़ा ऐसे क्वेश्चन राइज होते हैं जो टीचर अपडेटेड नहीं है, वो बच्चे उनको बड़ा टफ टाइम देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। हाँ, मैं छोटी सी अपनी मिसाल ले दूँ। मैं एक ज़माने में था इस कॉलेज में, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछे। मैं अक्सर मिसाल लेता हूँ। तो मैं पहली क्लास थी, ज़ाहिर है हम तो केमिस्ट्री वाले एटम ही पढ़ाते हैं। तो मैंने एटम जो है, एटम से अपना लेक्चर शुरू किया। तो मैंने कहा एटम जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल फलाना जो भी बड़ा सा वाइट बोर्ड जो है ना भर दिया। लास्ट में क्वेश्चन बच्चों से बताया, एनी क्वेश्चन? एक बच्चा पीछे से खड़ा हो गया, कहते हैं सर आई हैव क्वेश्चन। बताओ भाई कौन सा क्वेश्चन है? कि सर आपने एटम देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। कहते एटम आपने देखा नहीं है तो आप फिर इतनी बड़ी वाइट बोर्ड, उसने सीधा कहा कि ये इतना बड़ा वाइट बोर्ड आपने बढ़ा है, ये बकवासियत किस चीज़ की? जो आपने देखा नहीं वो आप मुझसे हमें पढ़ा रहे हैं। तो खैर मैंने बच्चों को आप बैठ जाए, मैं भी यंग था, बाय दिन इंसान थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ, लेकिन जाहिर बात है क्या कर सकते, वैसे टीचर क्वेश्चन उसका राइट था। तो मैंने उसको एक मिसाल दी। साइड में एक टीचर जो है वो पढ़ा रहे थे फिज़िक्स। तो मैंने उस बच्चे को कहा यार ये आवाज़ किसकी आ रही है? तो उसने बताया ये फलाने टीचर की आ रही है। क्या पढ़ा रहा है? फिज़िक्स पढ़ा रहा है। तो हमारी क्लास का दरवाज़ा भी बंद था, उसकी क्लास का भी दरवाज़ा बंद था, आवाज़ उसको आ रही थी। तो क्या पढ़ा रहा है? कहते फिज़िक्स पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा आपने देखा है? कहते नहीं देखा। मैंने कहा फिर आप कैसे फिज़िक्स, फलाना टीचर भी और फिज़िक्स भी है? कहते सर वो तो आवाज़ आ रही है, उससे मुझे अंदाज़ा ये है। मैंने कहा आवाज़ आ रही है ना, आपको कहीं से कोई सेंस हो रहा है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और वो फलाना है। तो एटम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम सेंस कर सकते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। तो एटम भी हम सेंस कर सकते हैं। अब तो खैर साइंस बहुत आगे है एटम के। अब तो आप सेल के अंदर जो है ना वो DNA देख सकते हैं। खुद देख के हम देख रहे हैं, या आज कन्फोकल माइक्रोस्कोप के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। आप एटम की इवन साइज़ के आप हाई ट्रांसमिशन जो है आप उसके थ्रू आप एटम्स के जो है ना लिंकेजेस देख सकते हैं, आप उनकी बॉन्डिंग देख सकते हैं, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। लेकिन उस ज़माने में क्योंकि मैं एक लेक्चरर था तो मुझे इसका आइडिया नहीं था, तो मैंने उसको बोला कि देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम देख नहीं सकते लेकिन हम सेंस कर सकते हैं। जैसे मैं सौदी और मिसाल दे दूँ, जैसे रूह है, रूह तो हम देख नहीं पाते लेकिन एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल। मैंने उसको फिर सादी सी मिसाल दी कि देखिए रूह है, रूह को आप देखते हैं? नहीं देखते। मैंने एग्जिस्ट करती है, आपसे है ना, रूह कब्ज़ होती है, फिर आप जिंदा नहीं रहते, फिर आप डेड बॉडी है, लेकिन उसको आप देख नहीं पाते। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम देखते नहीं है लेकिन हम सेंस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो एटम की मिसाल भी ऐसी है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर वो कहते हैं सर मैंने जिससे भी पूछा तो उसने मुझे ये कहा कि भाई आप इररिलेवेंट क्वेश्चन निकल जाओ क्लास से। तो मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो जस्टिफिकेशन थी तो बड़ा उस पर सेटिस्फाई हुआ। तो इस तरह चीज़ें हैं कि बच्चों को भी क्वेश्चन करने का और क्वेश्चन का राइट भी मिलना चाहिए और बच्चों को बोलने देना चाहिए। एक बाज़ों का टीचर वो कहते हैं तंग आ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा, मेरे पास जब मैं एज ए डीन, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल रहा, तो मैंने कुछ टीचरों को देखा कि वो ज़रा गुस्सा हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, सर आपने ये क्वेश्चन कर रहा है, ये बदतमीज़ी कर रहा है। बताइए उस बच्चे को मौका पनपने दे, उसको उस बच्चे को क्वेश्चन करने दे। वो जितने क्वेश्चन करेगा उतनी ही आपकी नॉलेज बाय टीचर बढ़ेगी। बिल्कुल। आप पढ़ेंगे, पढ़ के उसको आंसर करेंगे
और उस आंसर से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप उसको मौका दे दें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ख़वातीन हज़रात, आज हमारे सेशन में हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल हकीम बंदीचा। आप यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो इस मौके पे हम आपको कहेंगे कि आप हमारा चैनल देखें, फीडबैक दें, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। आपके इस फीडबैक से किस तरह के लोग हमारे पास होने चाहिए, आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमें। तो आपकी गाइडेंस और आपकी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए भी अच्छी होगी, हमारे भी हौसले बढ़ेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आपने वक्त निकाला और आप हमारे इस काकाज़ गार्डन एंड लाइब्रेरी के सेशन में आए। यकीनन ये हमारे लिए एक अच्छा मौका था कि हम आपसे बात करें और हमारे सामीन के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो आपकी बातों से मुस्तफ़ीद हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया और हम तो शुक्रगुजार आपके हैं कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया कुछ चीज़ें अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अपने में थैंक यू।